Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Noreen and today we are going to study about escape velocity and conservation of energy. escape velocity क्या है? जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की, इन डिटेल हमने उसको डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लेके जाना चाहते हैं तो वो ऐसे ही अर्थ की ग्रेविटी को छोड़ के बाहर नहीं जा सकता। वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक वेलोसिटी रिक्वायर्ड है जिससे अगर आप कोई ऐसी इनिशियल वेलोसिटी जिससे आप ऑब्जेक्ट को अगर प्रोजेक्ट करें तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर बाहर जा सकता है। उस किस्म की जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी जिससे वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जा सकता है वो ऑब्जेक्ट, उसको हम उसकी एस्केप वेलोसिटी कहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सम एस्केप वेलोसिटीज़ जो हैं और वो स्पीड्स जो हैं वो लिखी हुई हैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन में। ये मून की लिखी हुई है, इसकी जो स्पीड है वो लिखी हुई 2.4 किलोमीटर पर सेकंड की यूनिट में आप इसको लिखा हुआ उन्होंने। मरकरी की लिखी हुई 4.3, मार्स 5 है, वीनस 10.4, अर्थ की 11.2 और यूरेनस का 22.4, नेपच्यून 25.4, सैटर्न जो है वो 37 और जुपिटर की 61। तो ये उन्होंने सम एस्केप स्पीड्स की वैल्यूज़ उन्होंने दी हुई है हेवनली बॉडीज़ की। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अब हमने इसको एस्केप वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है और कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम देखते हैं। इन आवर डेली लाइफ experience that an object projected upward comes back to the ground after rising to the certain height। आपने अब डेली लाइफ एक्सपीरियंस में देखा है जब भी आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो हमेशा वापस नीचे की तरफ आता है। क्यों वापस नीचे की तरफ आता है? वो ऊपर से ऊपर भी तो जा सकता है लेकिन वो नीचे आता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड। वो इसलिए है क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। With increased initial velocity, the object rises to the greater height before coming back। अगर आप उसकी इनिशियल वेलोसिटी को इतना ज़्यादा इंक्रीज कर दें कि वो जो ऑब्जेक्ट आपने ऊपर भेजा है वो इतनी ज़्यादा हाइट पे चला जाए, यानी वापस आने से पहले वो राइज हो जाए ग्रेटर हाइट पे वापस आने से पहले, तो फिर आप सोच सकते हैं कि आप उसे ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकाल सकते हैं। इफ़ वी गो इन इंक्रीजिंग द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, अ स्टेज कम्स व्हेन इट विल नॉट रिटर्न टू द ग्राउंड। और आप मजीद अगर आप उसकी इनिशियल वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब वो दोबारा वापस ज़मीन पर नहीं आएगा। उसका हाइट इंक्रीज होती जाएगी ना, आहिस्ता आहिस्ता वो ज़मीन से ऊपर जाता जाएगा। आप उसकी हर दफ़ा उसकी इनिशियल वेलोसिटी इंक्रीज करते जा रहे हैं, उसकी हाइट इंक्रीज होती जा रही है और एक वो स्टेज आएगी कि जब वो दोबारा वापस ज़मीन पर नहीं आएगा। इट विल एस्केप आउट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी। वो जो ग्रेविटेशनल फील्ड है अर्थ की वो उससे बच के निकल गया है, चला गया है बाहर। सो द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद विच इट गोज आउट ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड इज नोन एज इट्स एस्केप वेलोसिटी। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, तो वो इनिशियल वेलोसिटी जिससे आप उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को और वो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर बाहर चला गया है, उस इनिशियल वेलोसिटी जो है उसको आप उसकी एस्केप वेलोसिटी कहेंगे। ये उसकी डेफिनेशन है और ये जो बाकी सारी चीज़ें जो आप पढ़ रहे हैं शुरू से लेके एंड तक, ये इसकी एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, ज़्यादा लंबी डेरिवेशन नहीं है तो आप उसको यहाँ से बस यहाँ तक ही है तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन, ये जो लास्ट पॉइंट है द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी कम्स आउट टू बी, ये आप इसको इसकी कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं या रिजल्ट। ठीक है, और उसके बाद ये जो सारा आपने ये जो बीच में मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है जो शुरू से लेकर एंड तक हम करेंगे, ये इसकी एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन होगी। ठीक है, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन है जो कि स्टार्ट से लेके एंड तक होगी। डेफिनेशन आप बेशक शुरू में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो द एस्केप वेलोसिटी कॉरस्पॉन्ड्स टू द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द बॉडी विद विच कैरीज इट टू एन इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो शुरू में जो एस्केप वेलोसिटी, आपको पता है वेलोसिटी का ताल्लुक जो है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी से। तो जब हम इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ऐसी इनिशियल वेलोसिटी जिससे आप उसको जब प्रोजेक्ट करें ऑब्जेक्ट को तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप होके बाहर चली जाए, वो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को डिटरमाइन करेगी क्योंकि वेलोसिटी का ताल्लुक या मोशन का ताल्लुक जो है ऑब्जेक्ट की वो उसकी काइनेटिक एनर्जी से होता है। सो द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ mv एस्केप का स्क्वायर, ये ESC का मतलब है एस्केप वेलोसिटी। तो बेसिकली ये एस्केप वेलोसिटी जो है ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी को ही शो कर रहा है। ठीक है, VI को,
जिससे आपने ऑब्जेक्ट को, तो वो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है उस टाइम वो उसकी एस्केप वेलोसिटी है जब वो बाहर चला जाएगा. सो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू हाफ mv escape square. We know that the work done in lifting a body from the earth's surface to an infinite distance is equal to the increase in its potential energy. अब हमें पता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ज़मीन से उठा के ऊपर लेके जाते हैं अवे फ्रॉम द यानी ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी उसको अपवर्ड मूव कराते हैं, तो उसकी जितनी भी हाइट पे लेके जाते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. वो जो वर्क डन आप करते हैं, जब आपने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में भी, कि वो जो वर्क डन आप किसी चीज़ को उठा के अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करा रहे हैं, तो वो आप काम करा रहे हैं, और वो वर्क डन उसकी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी. अगर आप उसे इन्फिनिटी तक लेके जा रहे हैं तो फिर वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपको देगा. सो दिस काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी. ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. ये देखें, सो द इंक्रीज इन, जैसे जैसे आप उसे ज़मीन से ऊपर लेके जाते जाएंगे उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज होता जाएगा और काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज आता जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी इनटू पोटेंशियल एनर्जी. सो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, वो जो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी वो उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, शुरू में उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, जीरो थी. जब वो उस वक्त उसके पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी एट द सरफेस ऑफ अर्थ. और उसके बाद माइनस उसकी जो इंक्रीज चूंकि हम निकाल रहे हैं ना, तो फाइनल का, क्योंकि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आ रहा है, तो आपने पहले उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखी माइनस उसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ये जो आपने कल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो क्या है, माइनस GMM ओवर कैपिटल R. ये माइनस और ये माइनस इसका प्लस हो जाएगा. सो दिस इज GMM ओवर कैपिटल R. दिस इज द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी. क्योंकि इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी में कब आता है, जब आप ऑब्जेक्ट को एट एनी हाइट ज़मीन से ऊपर लेके जा रहे होते हैं. तो शुरू में उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है और बाद में उसकी ये वाली पोटेंशियल एनर्जी आपने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से कैलकुलेट की थी, जो कि आपकी इक्वेशन नंबर 4.15 थी, वो हमने यहाँ पे पुट की है और ये आ गया GMM ओवर R, where capital M and capital R are the mass and the radius of Earth respectively को शो करते हैं. The object or a body will escape out of the gravitational field if the initial kinetic energy of the body is equal to the increase in potential energy. यानी अगर आपकी वो जो इनिशियल kinetic energy का जो फार्मूला आपने पीछे लिखा है, अगर ये इस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, दिस इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के, तो फिर आपके पास एस्केप वेलोसिटी आ सकती है. ये जो काइनेटिक एनर्जी आपने लिखी है, इस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इन दोनों को आपने इक्वेट कराना है. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू द ये जो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपने निकाला है. ठीक है, सो दोनों अगर इक्वल होंगी, आप दोनों के इक्वल का मतलब है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ ऑफ mv एस्केप स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू दिस GMM ओवर R. यहाँ से आप 2 जो इधर डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो दिस इज 2 GMM ओवर R. और ये जो एक स्मॉल मैस है उस ऑब्जेक्ट का वो कैंसिल आउट हो जाएगा स्मॉल m से. और यहाँ से, और जब व्हेन वी टेक द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, क्योंकि आपने इसका स्क्वायर खत्म करना है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए आप दोनों तरफ का क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे. सो दिस इज V escape इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2GM ओवर कैपिटल R. ये फॉर्म आ जाएगी फॉर द एस्केप वेलोसिटी. अब कैपिटल G इज़ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो आपने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से पढ़ा था, जिसकी वैल्यू मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी कि 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर के इक्वल होता है. कैपिटल M इज़ द मैस ऑफ अर्थ. ठीक है, इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम के इक्वल होती है. और ये जो कैपिटल R है, दिस इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ. इसकी वैल्यू जो है वो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर के इक्वल होती है. तो ये वैल्यूज़ कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं इसमें सारी. अगर आप इसमें पुट करें तो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी. ठीक है, या आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी ये सारे कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ जो हैं वो पढ़ी होंगी. अब अगर यहाँ से अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ कैपिटल G की बजाय इसे स्मॉल g की फॉर्म में अगर निकालना चाहती हूँ, तो मैं इसको किस तरह से इस इक्वेशन को स्मॉल g की फॉर्म में कर सकती हूँ. वो रिलेशन ये है कि जो आपका न्यूटन सेकंड लॉ है वो आपको कहता है कि फोर्स बराबर होती है मैस इनटू एक्सेलरेशन के. यहाँ से आप एक्सेलरेशन A की वैल्यू लिख सकते हैं, A शुड बी इक्वल टू F ओवर m, यानी फोर्स डिवाइडेड बाय मैस. नो दिस योर एक्सेलरेशन A इज बेसिकली द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी.
ये जी को शो कर सकता है, क्योंकि जब हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की यहाँ पे बात करें ना, जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ मूव कराते हैं तो ये जो आपका एक्सेलरेशन है ये जी को शो कर सकता है, विच इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड दिस फोर्स, ये जो अब आपकी है, जो आप न्यूटन सेकेंड लॉ से आपने इस फॉर्मूले को लिखा, अब इसमें फोर्स की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं बाय यूजिंग द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला आपने लास्ट लेक्चर में भी स्टडी किया और प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि वो होता है कि F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m ओवर आर स्क्वेयर। यहाँ मैंने आर खुद कैपिटल लिया है, वरना हम स्मॉल आर कंसिडर करते हैं, क्योंकि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं रेडियस ऑफ अर्थ के लिहाज से, तो हम इस आर को भी क्या लेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ के निस्बत से, उसके हवाले से हम इसको कैपिटल आर ही कंसीडर करेंगे। सो दिस इज कैपिटल आर स्क्वायर। अब ये जो स्मॉल मैस है, ये जो स्मॉल मैस एक नीचे है और एक न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो फोर्स के फॉर्मूले में आ रहा है, दोनों मैस कट जाएंगे स्मॉल मैस, और आपके पास यहाँ से आ जाएगा कि जी इज इक्वल टू, एक ही जगह चूंकि आप जी लगा रहे हैं ना, सो जी इज इक्वल टू कैपिटल जी M ओवर ये जो नीचे आर स्क्वायर है, ये फॉर्म बन जाएगी, ये रिलेशन बन जाएगा आपकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो आप उधर यूज़ कर रहे थे उसके अंदर जो आ रहा था, इन दोनों को। क्योंकि हम अपना ये जो स्केप वेलोसिटी का रिलेशन है कैपिटल जी की फॉर्म में नहीं लिखना चाह रहे थे, हम इसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की फॉर्म में लिखना चाह रहे थे। तो यहाँ से ये जो आपने रिलेशन ये जो लिखी हुई है कि जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर, वो इस तरह से आई है। आपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को कंसीडर किया और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से फोर्स की वैल्यू डाली, तो वहाँ पुट करने के बाद आपके पास ये रिलेशन आती है कि जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल M ओवर कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को शो करता है, कैपिटल M इज द मास ऑफ अर्थ एंड कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये आप स्मॉल जी इसके बराबर है। अब जब ये स्मॉल जी इसके बराबर है, ये हमने इधर से निकाल लिया न्यूटन सेकंड लॉ से और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को कंसीडर करके, तो यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, ये कैपिटल जी एम की वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ यहाँ से। कैपिटल जी एम जो है दैट शुड बी इक्वल टू जी आर स्क्वायर, स्मॉल जी और कैपिटल, ये फॉर्म निकाल सकते हो। इस चीज़ को अगर आप इधर पुट कर दें इस जी एम की जगह जी आर स्क्वायर, तो अब जब आप ये स्टेप करेंगे तो यहाँ से एक स्टेप आप कर लें, वी स्केप जो है वो किसके बराबर होगी, अंडर रूट ऑफ 2, और जी एम की जगह अब आप क्या पुट कर रहे हैं, जी आर स्क्वायर ओवर, इसके नीचे पहले एक और आर मौजूद है तो ये एक आर इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। सो द वी स्केप जो फाइनली आपकी स्केप वेलोसिटी इन द टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट से अब आपने उसको इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की फॉर्म में निकाला है, वो है 2g कैपिटल आर। ये एक आर कैंसिल हो गया था, सो अंडर रूट ऑफ 2g कैपिटल आर, ये आपकी फाइनली स्केप वेलोसिटी की रिलेशन है। अब आप इसमें अगर g की वैल्यू पुट करें, उसमें आपको देखें बहुत सारी वैल्यूज पुट करनी पड़ी थी, उसमें आपको मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू भी डालनी पड़ी थी, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू भी डालनी पड़ी थी, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की भी वैल्यू डालनी पड़ी थी, फिर आपके पास जाके आप स्केप वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते थे उसका स्क्वायर रूट लेके। यहाँ पे आपको जस्ट स्मॉल जी की वैल्यू पुट करनी है विच इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू विच इज़ 6 इंटू 10⁻6 मीटर, ठीक है। तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, इस तरह से इसकी वैल्यू होती है रेडियस ऑफ अर्थ की, और उसका आपने 2 से मल्टीप्लाई करके उसका जब स्क्वायर रूट लेंगे, सो यू कैन कैलकुलेट, या आप इसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप ये वैल्यूज पुट करके स्मॉल जी की और कैपिटल आर की यहाँ पे, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट लेके आप देख सकते हैं कि क्या वो वैल्यू 11 किलोमीटर पर सेकेंड जो है ये इसके इक्वल आती है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको साइड पे कांस्टेंट्स की वैल्यू भी बता देती हूँ, कल भी आपको लास्ट लेक्चर में भी बताई थी कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। पर किलोग्राम स्क्वायर को इस तरह से लिख सकते हैं किलोग्राम की पावर -2, और उसके बाद आप दूसरा जो कांस्टेंट है मास ऑफ अर्थ, वो आपके पास तकरीबन 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम होती है। उसके बाद रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू वो आपके पास तकरीबन 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होती है, ठीक है। उसके बाद आप सबको स्मॉल जी, वो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो तो आपको सबको ऑलरेडी आप वेल नोन है, उससे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ हैं जो आप इधर यूज़ कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपकी जो स्केप वेलोसिटी है वो क्या इतनी आती है, 11 किलोमीटर पर सेकेंड में भी ये आपके पास 10.8 समथिंग या 11.1 और 2 किलोमीटर पर सेकेंड आ रही हो, जिसको राउंड ऑफ करके आप 11 किलोमीटर पर सेकेंड लिख सकते हो। तो आपने इसको कैलकुलेट करना है कि ये क्या वैल्यू आती है इन वैल्यूज़ को यूज़ करके। इस फॉर्मूले से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने इसीलिए आपको कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ लिखवा दी हैं, और
आप इस फार्मूला से भी एस्केप वेलोसिटी के दोनों फार्मूला से आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू आपकी आनी चाहिए। ये आप कंक्लूजन में लिखेंगे। सो द वैल्यू ऑफ द एस्केप वेलोसिटी कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 11 किलोमीटर पर सेकेंड। ये इसकी वैल्यू जो है वो हम इन दोनों फार्मूला से इवेल्युएट कर सकते हैं बाई पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, उसके बाद चूंकि हमने आज कहा था कि ये जो आपका टॉपिक है ये डेरिवेशन वाला है, इसको हम इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर करेंगे सेपरेटली। और एस्केप वेलोसिटी के साथ जो हम करेंगे वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आज हम पहले ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम ये इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी और इसकी एग्जाम्पल जो है ये करेंगे 4.3। ठीक है, तो ताकि हमारा चैप्टर फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो आपको क्या कह रहा है कि आपको पता है कि एनर्जी जो है ना, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी आपने शुरू से पढ़ा है कि एनर्जी ना ही क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, हमेशा वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इंटर कन्वर्टेबल है, कन्वर्ट होती है। सो द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जीज आर बोथ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम बेसिक क्वांटिटी, यानी सेम एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी की ये दो डिफरेंट फॉर्म्स है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। हमने इन डिटेल भी ये एनर्जी का टॉपिक पढ़ा था। सो द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए जब आपने टोटल एनर्जी किसी जगह पे निकालनी है तो आप इन दोनों एनर्जीज का जो बेसिक मैकेनिकल एनर्जीज हैं, ये दोनों काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का सम आप करके उसकी टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं, और उसको कंजर्व रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, इन आवर प्रीवियस डिस्कशन ऑफ अ फॉलिंग बॉडी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज इनटू द काइनेटिक एनर्जी एंड वाइस वर्सा। हमने पहले जब एनर्जी का टॉपिक पढ़ा हमने देखा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो सब ऊपर जो है उसके पास एट एनी हाइट उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, एंड वेन एवर द ऑब्जेक्ट कम्स टूवर्ड्स द ग्राउंड, टूवर्ड्स द सर्फेस ऑफ अर्थ, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इंटर कन्वर्टेबल है ना ये आपस में। हम इसकी इंटर कन्वर्जन का टॉपिक आपके स्मार्ट सिलेबस में मौजूद है, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, सो बट द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक एनर्जी जो है वो ख़त्म हो गई है, एक एनर्जी कन्वर्ट हुई है दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में। यानी आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रही है तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी ख़त्म नहीं हो रही, डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, वो बेसिकली कन्वर्ट हो रही है इनटू द काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह जब ऑब्जेक्ट को आप ज़मीन से उठा के ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है इनटू इट्स पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ख़त्म नहीं हो जाती या डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती, वो कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। इसीलिए हम कहते हैं कि इन दोनों एनर्जीज का जो सम है वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। इसका मतलब है एक जैसा रहता है इनका सम हमेशा। सो दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विच स्टेट्स, ये इसकी स्टेटमेंट है कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कभी ख़त्म नहीं हो सकती, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। अच्छा, ना सिर्फ वो डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती, क्रिएट भी नहीं हो सकती। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन काइंड इनटू अनदर। वो हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है, बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन हमेशा उसकी जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अब ये फॉर योर इन्फॉर्मेशन में उन्होंने बताया सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। सोलर एनर्जी जो है उसका सोर्स सन है, बायोमास की एनर्जी भी सन से आपको मिल सकती है, फॉसिल फ्यूल्स की एनर्जी भी ओरिजिनल सोर्स उसका सन ही है, विंड भी का ओरिजिनल सोर्स भी सन है, वेव्स का ओरिजिनल सोर्स भी सन है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक का ओरिजिनल सोर्स भी सन है। टाइड्स जो हैं बेसिकली उसका जो ओरिजिनल सोर्स है, टाइड्स क्योंकि वो आपकी मून की वजह से होती हैं। जब आपके समुंदर का पानी जब ऊपर की तरफ होता है तो वो टाइडल इफेक्ट जो है वो मदो जज़र जिसको कहते हैं उर्दू में, वो किसकी वजह से होता है, हाई टाइड लो टाइड, वो मून के इफेक्ट की वजह से होता है। तो उसका ओरिजिनल सोर्स जो है वो मून है। सो जियोथर्मल एनर्जी जो है उसका ओरिजिनल सोर्स अर्थ है, क्योंकि जियो का मतलब होता है अर्थ। सो जियोथर्मल एनर्जी अर्थ की वजह से होती है। तो ये आपको सोर्सेज ऑफ एनर्जी बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा आपने देखा तमाम एनर्जी सोर्सेज, मैक्सिमम जो एनर्जी सोर्सेज हैं वो आपको सन से मिल रहे हैं। सो सन इज़ अ बेसिक एनर्जी सोर्स है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है इन एवरीडे लाइफ और एवरी पार्ट ऑफ अ लाइफ। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स।
We daily observe many energy transformations from one form to another. Some forms such as electrical and chemical energy भी आपने देखी हैं. आप अगर एक सेल कहीं पे यूज़ कर रहे हैं तो आप सेल जब अपने किसी सिस्टम में लगाते हैं तो चाहे आप रेडियो के अंदर लगा रहे हैं, चाहे आप उसको किसी भी चीज़ में यूज़ कर रहे हैं, सेल को किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करें, तो बेसिकली वो सेल क्या करता है, अपनी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. उसके अंदर जो केमिकल मौजूद होता है वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है. सो आर मोर इजीली ट्रांसफर्ड देन अदर सच एज हीट एनर्जी. हीट एनर्जी भी आप देख सकते हैं कि वो आगे ट्रांसफ़र हो सकती है, और कोई भी एनर्जी एक जगह खड़ी नहीं रहती, वो आगे से आगे ट्रांसफ़र होती रहती है. सो अल्टीमेटली ऑल द एनर्जी ट्रांसफर्स रिजल्ट इन हीटिंग ऑफ द एनवायरनमेंट. फाइनली जितनी भी एनर्जी होती हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को, फाइनली अल्टीमेटली उसने हीट एनर्जी में ही कन्वर्ट होना होता है. वो हमेशा हीट में ऑफ द एनवायरनमेंट में एंड एनर्जी इज़ वेस्टेड, और फाइनली वो जब हीट एनर्जी के तौर पे वो वेस्ट हो जाती है एनवायरनमेंट के अंदर. ठीक है, और हमारी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को इंक्रीज़ करती है. जब हम हीट, जितना ज़्यादा हीटअप हमारा इन्वायरमेंट में जितनी ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज़ होती जा रही है, वो क्या होता जा रहा है, हमारी इन्वायरमेंट को हीटअप करता जा रहा है, जिसकी वजह से वो हमें जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं एनवायरनमेंट के, वो अब हमें एयर पोल्यूशन की फॉर्म में और ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की फॉर्म में फेस करने पड़े. फॉर एग्जांपल द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट चेंजेस टू काइनेटिक एनर्जी. जैसे अब आप एग्जांपल के तौर पे पोटेंशियल एनर्जी जब नीचे की तरफ आती है कोई ऑब्जेक्ट, फॉलिंग ऑब्जेक्ट में, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है. बट ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, जस्ट अबव द ग्राउंड, वो काइनेटिक एनर्जी होता है, लेकिन जब वो ज़मीन से टकरा जाता है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है हीट एनर्जी में और साउंड एनर्जी में. जैसे अगर आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है आपके हाथ में, और उस वक्त जब आपके हाथ में है वो, जब आप खड़े हुए हैं और आपके हाथ में है, तो वो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी. जैसे ही वो ग्लास ऑफ वाटर आपके हाथ से गिर जाएगा नीचे, तो ज़मीन से टकराने से जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी. लेकिन जैसे ही वो शीशे का ग्लास ज़मीन पे गिरेगा तो वो जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो भी आगे से फर्दर साउंड एनर्जी, उसकी आवाज़ आएगी, और साथ ही हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. तो इफ़ इट सीम्स इन एनी एनर्जी ट्रांसफर that some energy has disappeared, the lost energy is often converted into the heat energy. अगर आपको कहीं पे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ एनर्जी मिसिंग है, कहीं डिसअपेयर हो गई है, गायब हो गई, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एनर्जी डिसअपेयर हो जाए या गायब हो जाए या एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए. अभी हमने पढ़ा कि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती. ठीक है, सो वो जो एनर्जी लॉस है वो आपको उसकी हीट एनर्जी की फॉर्म में नजर आ सकता है. सो दिस अपेयर्स टू बी द फेट ऑफ ऑल द अवेलेबल एनर्जीज एंड इज वन रीजन वाई न्यू सोर्सेज ऑफ यूजफुल एनर्जी हैव टू बी डेवलप्ड. और ये जो है ये तमाम, यानी आप देख सकते हैं कि जितनी भी एनर्जीज़ हैं, एट द एंड उनकी फेट यानी उनकी किस्मत जो है वो यही है कि उन्होंने हीट एनर्जी की फॉर्म में जो है वो वेस्ट हो जाना होता है इन द इन्वायरमेंट में वो फैल जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी. ठीक है, सो कहीं पे भी, जैसे अब आपकी केमिस्ट्री में भी जब आप इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो आपको पता है कोई ना कोई बाइंडिंग एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होती है, जो या तो रिक्वायर्ड होती है उसको तोड़ने के लिए, या वो रिलीज़ होती है किसी भी रिएक्शन के नतीजे में. तो इसी तरह एनर्जी जो है वो कहीं पे भी ये नहीं हो सकता कि एक तरफ ज़्यादा है एक तरफ कम है. एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है. ठीक है, और कहीं अगर आपको नज़र आ रही होती है कि एनर्जी इस फॉर्म में कहीं गायब है, कहीं नज़र नहीं आ रही, तो वो एनर्जी उसकी हीट एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी होती है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप जितने पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किए हैं एस्केप वेलोसिटी के और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के, ये आपने अच्छे से गेन कर लिए होंगे. आगे ये फर्दर इन्होंने आपको यहाँ पे डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज के बारे में उन्होंने बताया है. रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जिनको आप रिन्यू करा सकते हैं, दोबारा जो है वो ओरिजिनल फॉर्म में वापस लेके आ सकते हैं, और ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, ये दोनों जिनको आप रिन्यू नहीं कर सकते, वो दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं आ सकती. जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है जो पानी से बिजली बनती है, वो आप रिन्यू करा सकते हैं उसको. विंड एनर्जी है, टाइड्स हैं, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास, सनलाइट और मेथनॉल या एथेनॉल से, ये जितनी भी एनर्जी सोर्सेज हैं ये सारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं जिन्हें आप रिन्यू करा सकते हैं, वापस उस फॉर्म में लेके आ सकते हैं. लेकिन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे कोल है, नेचुरल गैस है, ऑयल है, यूरेनियम है, ऑयल शेल है और टार सैंड्स हैं, तो इनसे जो एनर्जी सोर्सेज आपको मिलते हैं वो दोबारा रिन्यू नहीं हो सकते. जैसे कोयला एक दफ़ा बर्न आउट हो जाए तो वो दोबारा कोयला नहीं बन सकता. ठीक है, यूरेनियम से एक दफ़ा रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस से आप एनर्जी हासिल कर लें तो दोबारा यूरेनियम नहीं बन सकता. तो ये डिफरेंट एनर्जी सोर्स है, रिन्यूएबल जिनको दोबारा आप ऑब्टेन कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जिन्हें आप दोबारा नहीं ऑब्टेन कर सकते. नीचे उन्होंने बताया कि इंडिविजुअल फील्ड्स में रन ऑफ, जो इनकी इंडिविजुअल फील्ड्स हैं वो और भी हो सकती हैं. रीन्यूएबल व्हेन मेड फ्रॉम बायोमास, और रीन्यूएबल एनर्जी से ये एथेनॉल और मेथनॉल के ये जो डबल स्टार इन्होंने लगाया, ये रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है. जब वो बायोमास से बना होता है तब ये उसका रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है. ठीक है,
ये अदरवाइज ये उसकी एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स नहीं है। और इसके बारे में ये जो सिंगल स्टार जियोथर्मल के इंडिविजुअल फील्ड्स में रन ऑफ यानी इसकी इंडिविजुअल फील्ड्स जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो ये आई होप स्टूडेंट्स हमने आज जितने पॉइंट्स इसमें पढ़े हैं आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। अगर कहीं आपको परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं। ये जो एक नेक्स्ट लेक्चर, ये जो एग्जांपल नंबर 4.3 और ये जो आपका इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी है, ये इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। That's all for today, students. If you have not yet subscribed my channel, then subscribe my channel now. You can also share my channel and press the bell icon for future notifications. If you really like my lecture, then press the like icon also. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.